आदाब नाजरीन, पिछले हफ्ते की छुट्टी कहानी आज हम आपको फिर से दोहराएंगे। हमारे साथ डॉक्टर अली ईरानी साहब एक हफ्ते से आपके इंतज़ार में मौजूद हैं और मुझे यकीन है कि डॉक्टर साहब का ये इंतज़ार आपको मजबूर करेगा कि आप इंतहाई दिलजमई से इस शो को देखें। डॉक्टर साहब पिछले हफ्ते में बता रहे थे कि किस तरीके से फिजियोथेरेपी की बहुत ज़्यादा अहमियत है समाज में और ख़ास तौर से हिंदुस्तान में। ये सिर्फ एक स्पोर्ट्समैन के लिए नहीं, सिर्फ एक बॉलीवुड एक्टर के लिए नहीं, बल्कि एक आम आदमी की ज़िंदगी के लिए, उसके आम काम के लिए, उसके आम परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। आइए एक मरतबा फिर डॉक्टर साहब का शुक्रिया भी अदा करें, उनका इस्तकबाल भी करें और उनसे मज़ीद मालूमात हासिल करें। डॉक्टर साहब ये बताएं कि आपने जिस तरीके से बताया कि इतने ज़्यादा डॉक्टर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, 140 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं और हम लोग यहाँ से मुसलसल डॉक्टर्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या हमने इंडिया में इस फील्ड में कुछ तरक्की की है? हमने अपने आप को कुछ अपग्रेड करने की कोशिश किया है, या जो इंटरनेशनली हम लोगों के पास यूरोप और अमेरिका से जो इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, जो वहाँ से टेक्निक्स आ रही है, हम उसी को अडॉप्ट कर रहे हैं बजाय ये कि इतने ज़्यादा डॉक्टर्स प्रोड्यूस करने के? क्या हमने इसको डेवलप करने की कोशिश की है, या इंटरनेशनली भी ये किस तरीके से डेवलप हो रहा है? हमारी तो कोशिश थी डेवलप होकर सही तरीके से साइंटिफिक मेथड से हम आगे बढ़े, लेकिन यूनिवर्सिटीज ऐसा है जो परमिशन लेके आ जाते हैं बीच में, डीम यूनिवर्सिटी या बीच में एडवर्टाइजमेंट पड़े होंगे। यूनिवर्सिटीज है जो बोलते हैं कि फिजियोथेरेपी कोर्स को आप कॉरेस्पॉन्डेंट कोर्स से सीख सकते हो। इज इट पॉसिबल? यस, मुझे पता नहीं, तो लोगों को पता रहना चाहिए था कि ये सब जो ऐसे लोग डिग्री लेके आएंगे, तो जो पेशेंट कभी देखे नहीं। फिजियोथेरेपिस्ट में आप पेशेंट देखते हो, एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी, एक बाकायदा ऐसा प्रैक्टिकल कोर्स है जो आपको 5 साल कम पड़ रहा है, पढ़ाने की बात चल रही है। अब 4 साल था, 4.5 साल की है, 4.5 साल से अब 5 साल की बात चल रही है। और वहां पे हम देखते हैं जो एडवर्टाइजमेंट में पेपर में पढ़ता हूँ, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, डीम यूनिवर्सिटी, डू फिजियोथेरेपी बाय कॉरेस्पॉन्डेंट कोर्स। तो इससे हम हमारे खुद के स्टैंडर्ड गिराते हैं। तो गवर्नमेंट कहाँ जाके ये सब चीज को रोकना चाहिए कि एक स्टैंडर्डाइज वैल्यू, एक वैल्यू रखना चाहिए कि ये जो कोर्सेज है ये क्विज कॉलेज लो। आज पर प्राइवेट कॉलेज आप देखो उतना है, हम जब किए तो 6 कॉलेज थे, आज 140 कॉलेज है। तो बाकी के कॉलेजेस आए कहाँ से? अच्छा। तो हर आज तो एक मैंगलोर जैसा सिटी में 14-15 फिजियोथेरेपी कॉलेजेस है। तो यानी या हर पॉलिटिशियन अपना कॉलेज खोल लेता है जी, राइट, या हर आदमी को जो पता है कुछ नहीं करना है तो वो फिजियोथेरेपी कॉलेज खोल लेता है। इससे बजाय ये कि स्टैंडर्ड बढ़ने के, आपको नहीं लगता कि स्टैंडर्ड घट जाएगा? नहीं, हमारा एसोसिएशन है इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी। आज कम से कम 20-25 साल से हम लड़ रहे हैं कि हमको हमारा काउंसिल चाहिए। अच्छा। हमको हमारा हक चाहिए, राइट। पता नहीं कहाँ जाके वो चीज गुम जाता है। डेंटल लोग के पास अपना काउंसिल है जी, मेडिकल के पास मेडिकल काउंसिल है, नर्सिस के पास नर्सिस काउंसिल है, बट जब फिजियोथेरेपिस्ट अपना काउंसिल मांगता है तो मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिल रहा है? मतलब आप क्या वजह समझते हैं? पता नहीं, बता, हम तो लड़ते रहते दिल्ली तक, कहाँ तक जाता है, अंडर सेक्रेटरी लेवल पे, सेक्रेटरी लेवल पे। हर पॉलिटिशियन से मिलो तो हर अपना वचन तो दे देता है, मैं करूंगा पूरा, मैं करूंगा, और कुछ ट्रीटमेंट भी करवा लेता है काफी। मैं तो काफी लोगों को ट्रीट अच्छा, ये क्या है, बदली में इन्हें पूछा कि हमें काउंसिल दिला। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे ये भी पूछना चाहेंगे, जैसे हम लोग अपग्रेडेशन की बात कर रहे हैं, तो जो दुनिया भर में हुआ है, मेडिसिन में जो तरक्की हुई है, जाहिर सी बात है जब स्पेशलाइजेशन की बात हुई है तो जाहिर वहाँ पे कुछ ना कुछ तरक्की हुई है, कुछ ना कुछ नए गोशे तलाश किए गए हैं। वो क्या है, किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया है? आज दुनिया के बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट सब इंडियन है। अच्छा। जब मैंने बताया मेरे हॉस्पिटल से जब 425 यूएस जा चुके हैं, 50-60 आज इंग्लैंड में है, जी जी, तो जब हमारा क्वालिटी अच्छा है तो ही वहां है ना। पर अब मैं देख रहा हूँ जो आगे की पीढ़ी जो आएंगे ये सब कॉरेस्पॉन्डेंट कोर्स से बन के जाएंगे, तो जो पहले भी गए थे मुझे लगता है वो देश उन लोगों को वापस भेज देगा। चाहिए, हर चीज का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, आपको अपना वो स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए। जो कहावत है, बोलते हैं खुद ही को कर इतना बुलंद कि खुदा खुद तुझसे पूछे बता बंदे तेरी रजा क्या है। हम अपने आप को, कोई भी जो प्रोफेशन में है, वो ये सोचना चाहिए कि वो अपने आप को कितना बुलंद ले जाकर रख सके जी जी, कि लोग आवे। हाँ। नहीं, आपने कहा कि हमारे पास सबसे अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, सबसे ज्यादा हमने एक्सपोर्ट किए हैं,
लेकिन उसके बावजूद क्या हिंदुस्तान में इतने फिजियोथेरेपिस्ट पैदा हो रहे हैं, यहाँ के लोगों की, एवरेज लोगों की जो हेल्थ है वो ठीक ठाक है? देखो क्या होता था कि पहला अगर आपका कमर में दर्द होता था या घुटने में दर्द होता था, हाँ। तो आप अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाते थे जी। और फैमिली डॉक्टर कुछ दवाई देता था। बेशक। अब लोगों को ऐसा हुआ है कि मेरा कमर दुखता है या घुटना दुखता है तो ये मैकेनिकल प्रॉब्लम है, अच्छा। तो खुद ब खुद वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाता है। तो हालांकि मैं ये बोलूंगा कि जो फिजियोथेरेपिस्ट जैसे फेमस होने के बाद, ये ज्यादा करके 87 के बाद क्रिकेट टीम में फिजियोथेरेपिस्ट आने के बाद जो इतना एक्सपोजर जो फिजियोथेरेपी को मिला वो 87 के बाद से शुरू हुआ कि इंडियन क्रिकेट टीम के पास एक फिजियोथेरेपिस्ट है। एग्जैक्टली। तो वहां से जो मोमेंटम खड़ा हुआ, लोगों पहचानने लगे कि फिजियोथेरेपिस्ट का रोल क्या है। जी। तो आजकल लोग डायरेक्ट जाते हैं। ऐसा नहीं मेरे पास रेफरेंस आता है, डॉक्टर्स भेजते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास, पर मैं बोलता हूँ मेरे 50% जो 50% जो पेशेंट जो मेरे पास आते हैं वो डायरेक्ट आ रहे हैं। जी। एक पेशेंट दूसरे पेशेंट को बोलता है कि मेरे कमर में दर्द था, मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास गया, तो वहां मुझे फर्क पड़ा, तो वो सोचता है कि मैं भी वहां जाऊं, वो अच्छा होता है तो वो दूसरे को भेजता है। ये मतलब अवेयरनेस आ गया। जो दर्द का प्रॉब्लम है, हाँ। जो वीकनेस का प्रॉब्लम है, जो मसल्स का प्रॉब्लम है, जो मस्कुलोस्केलेटल हम बोलते हैं प्रॉब्लम्स है, वो लोगों को पता है कि मैं कहाँ जाना चाहिए। जैसे अगर आपका हार्ट का बीमारी है, जी। तो आप तो ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास नहीं जाओगे। बेशक। आप ये तो डिसाइड कर सकते हो ना कि मुझे हड्डी के डॉक्टर के पास जाना है या मुझे हार्ट के स्पेशलिस्ट के पास जाना है। तो उस तरीके से लोगों को पता चला है कि अगर मुझे बुखार है तो मुझे फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं जाना है। जी। राइट, मैं एक फिजिशियन के पास जाऊंगा। राइट, और अगर मुझे हार्ट का बीमारी है तो मैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाऊंगा। अच्छा, तो लोगों वो डिफरेंसेस अभी समझने लगे भारत में, और गांवों में भी ऐसा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल यहाँ पे, आपने पिछले वक्त में जब इंटरव्यू हमने शुरू किया तो आपने ये कहा था कि एक फिजियोथेरेपिस्ट को खुद स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, उसको पहले तो खुद फिजिकली फिट होना चाहिए ताकि वो ठीक तरीके से लोगों को देख सके। मैं स्पोर्ट्स मेडिसिन की बात कर रहा हूँ। क्या वजह है कि जिस तेज़ी से लोग कहना चाहिए फिजियोथेरेपिस्ट बन रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इनमें से अक्सर लोग उसके सही कहना चाहिए मकसद को जानते भी हैं, और ये बहुत ज़्यादा जो स्लॉट बन रहा है ये कल हमारे अपने लिए तकलीफ दे होगा? जिस तरीके से इतने कॉलेजेस खुल रहे हैं जो रिकॉग्नाइज नहीं है, जी, तो जरूर तकलीफ देगा। पर जो अगर गवर्नमेंट उसको कंट्रोल रख के ओनली खाली जो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशंस है, जो फिजियोथेरेपी कॉलेजेस मेडिकल कॉलेजेस के साथ अटैच्ड है, जी, तो मुझे लगता है अगर वो रिकॉग्नाइज है और इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट उस कॉलेजेस को रिकॉग्नाइज करता है जी, उस हद तक हमारे पास जगह है। पर अगर कॉरेस्पॉन्डेंट कोर्स से लोग आप बैठ के आप कॉमर्स पढ़ रहे हो लेकिन साइड बाय साइड आप 3 साल में कॉरेस्पॉन्डेंस में फिजियोथेरेपी कर लिए और वो डीम यूनिवर्सिटी आपको कोई डिग्री दे दिया, कल बोलेंगे मैं भी फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो मुझे लगता है वो क्वालिटी गिरेगा, तो लोगों को फिजियोथेरेपिस्ट पे से विश्वास उन लोगों का हट जाएगा। नाज़रीन, डॉक्टर अली ईरानी साहब हमारे साथ अपने बहुत सारे तजुर्बात के साथ मौजूद हैं। आप जाइएगा नहीं, क्योंकि एक वक्फे के बाद वो फिर आपसे हम कलाम होंगे। नाज़रीन, जाने पहचाने से के इस दूसरे हिस्से में मैं आपका एक मरतबा फिर खैर मकदम करता हूं और डॉक्टर अली ईरानी से फिर आपको मैं गुफ्तगू कराता हूं। आप नानावटी हॉस्पिटल में हैं, वहाँ पे जिस किस्म के पेशेंट्स आते हैं, बजाय हम स्पोर्ट्स स्टार की बात करें और फिर फिल्म स्टार्स की, आम जो लोग आते हैं, जो जाहिर सी बात है इंडस्ट्रियलिस्ट पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आम लोगों में किस तरीके से इसका अवेयरनेस आप बढ़ाने की कोशिश करेंगे? वो कैंप्स जो आप ले रहे हैं, जिस तरीके से लोगों को आप कहना चाहिए बता रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जाके आप अवेयर करते हैं, लेकिन मैं फिर उस वर्ग की बात करूंगा जो इन सारी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकता। क्या ये ज़रूरी नहीं कि वो लोग, जाहिर सी बात है आज भी बहुत सारी जगहों पे जहाँ 3 और 4 और 5 रुपए की दवा लेकर के लोग कहना चाहिए गुजारा करते हैं, कोई भी दर्द हो एक डॉक्टर है उसी से सब कुछ लेना है, क्या इसको जनरलाइज करने की भी जरूरत नहीं है कि जो आम डॉक्टर्स हो उनको भी जनरल मालूमात तो हो? स्पेशलाइजेशन की बात मैं नहीं कर रहा। मैं लेता हूँ लेक्चर, मैं अभी बीच में करीमनगर में था, हैदराबाद आंध्र प्रदेश में जी, जो मुझे इन्वाइट किया था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन करीमनगर ब्रांच, जी 140-150 डॉक्टर्स थे जी। हाँ, जलगांव गया हूँ महाराष्ट्र में, हाँ, खुद गाड़ी चला के गया हूँ जलगांव तक, वहां के डॉक्टर्स के लिए
तो जहां भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन होते हैं, जो मुझे एडवाइस करते हैं, डॉक्टर्स लोग का जो खुद लोग का ग्रुप होता है, खुद लोग का एसोसिएशन होता है, इंडियन मेडिकल काउंसिल का जो ब्रांच है हमारे सबर्बन के, उन लोग अपने डॉक्टर लोग के लिए जो नया खत्म करके ज्वाइन किए मेंबर्स के लिए उन लोग लेक्चर्स रखते हैं कि या मैं हूं या कोई दूसरा फिजियोथेरेपिस्ट है या मेरे असिस्टेंट लोग हैं, जाके जो बात करके उन लोग को एक व्यू देते हैं कि फिजियोथेरेपी क्या है, कौन से पेशेंट्स को आप हमारे तरफ रेफर कर सकते हैं या कौन से पेशेंट पे हम ज्यादा मदद कर सकते हैं जो पेशेंट नॉर्मल हो। पर खाली एक ही चीज है कि जो लोग जाना चाहे फिजियोथेरेपिस्ट के पास, उसे ये देखना चाहिए कि वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट का मेंबरशिप है कि नहीं। अच्छा अच्छा, उन्हें एक मेंबरशिप मिलता है। अगर वो सही कॉलेज से, रेकॉग्नाइज कॉलेज से उसने फिजियोथेरेपी किया होगा तो उसके पास उसका रजिस्ट्रेशन जो मेंबरशिप है। मैं खाली यही रिक्वेस्ट करूंगा लोगों को कि आप जाओ अगर फिजियोथेरेपिस्ट के पास तो एक रेकॉग्नाइज फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए। लेकिन मैं पेशेंट तो हर गांव में देखता हूँ, मेरा हर महीना कोई भी गांव में मुझे बुलाता है, लायंस क्लब है, रोटरी क्लब है, लोग बोलता है यहाँ फिजियोथेरेपी कैंप रखना है, मैं जाता हूँ। जी हाँ जी। जलगांव में जब मैं लेक्चर के लिए गया था तो लेक्चर के अगला दिन नेक्स्ट डे मैंने वहां पे कैंप, लोग ने कौन से क्लब ने कैंप रखा था, जरूर अटेंड किया। ये बाजू में संजान गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर है, तलासरी डिस्ट्रिक्ट, जी जी, वहां जताना डिस्ट्रिक्ट में था तलासरी। बेशक बेशक, वहां जाके पेशेंट देखता हूँ, आदिवासी लोगों को देखता हूँ। तो आप कभी वैसा लगेगा नहीं आपको कि वहाँ पैसा आप ले सकते हो। अच्छा, तो एक खिदमत होता है लोगों के लिए। मैं इस तरफ ये तरफ लोनावाला जाता हूँ, वहाँ काफी कभी लोगों को पता है कहाँ जाता हूँ, एक ऑर्फनेज है वहां जाता हूँ बच्चों को देखने के लिए, 60-70 बच्चे वहाँ। उस साथ में जो आजू बाजू के गांव के लोगों को पता है कि एक फिजियोथेरेपिस्ट ये दिन में आ रहा है, तो कभी भी मेरे जो असिस्टेंट्स है जो इंटर्नशिप करते हैं हमारे हॉस्पिटल में, उन लोगों को ले जाता हूँ। तो वहाँ काफी पेशेंट देखते हैं। तो जहां जहां तक हम पहुंच सकते हैं लोगों के लिए, तो उसका मतलब ये नहीं कि हम हर जगह जाए तो वहाँ नहीं, अवेयरनेस की बात करें। यहाँ भी हॉस्पिटल, नानावटी हॉस्पिटल में भी जो लोग आते हैं हम देखते हैं, जब पेशेंट देखने के बाद मुझे पता लगता है कि ये पेशेंट से मैं पैसा नहीं ले सकता हूँ तो हम नहीं लेते। और काफी अच्छे लोग हैं हमारे पास, ऐसे पेशेंट है जो हमको पैसा एडवांस में देके जाते हैं कि जिसके पास पैसा नहीं होगा उसके लिए ये पैसा वहां इस्तेमाल करना। और काफी लोग हैं जो मैं काफी जो शुक्रगुजार हूँ, वो मेरे दोस्त लोग जो फिल्म इंडस्ट्री में है, जो क्रिकेटर्स है, इन लोग ने काफी फंड्स मेरे डिपार्टमेंट के लिए जमा करके रख चुके हैं। अच्छा, तो मेरे पास एक अच्छा बैंक बैलेंस रख चुके हैं जो मैं गरीबों का मदद कर सकता हूँ उसमें। डॉक्टर साहब, क्या आप हमें बताएंगे कि ये फिजियोथेरेपी क्या है, ये एक आम इंसान के लिए कितनी जरूरी है? एक स्पेशलिटी है। जिस तरीके से लोग मेडिसिन की तरफ जाते हैं या होम्योपैथी की तरफ जाते हैं या आयुर्वेदिक की तरफ जाते हैं या डेंटिस्ट्री की तरफ जाते हैं, उस तरीके से फिजियोथेरेपी एक कोर्स है जो पहला जब हम ज्वाइन किए तो शायद पूरे भारत में 6 ही कॉलेज में पढ़ाते थे। अच्छा, अभी तो कुछ 140 कॉलेजेस जो है उसमें फिजियोथेरेपी कोर्सेस, एक पैरामेडिकल जैसा मेडिकल कॉलेजेस का कोर्स होता है जो अब 4.5 बरस था, अब इस साल से मुझे लगता है 5 साल का कोर्स हुआ है। हमारा जो मॉडलिटीज होता है यूज करने का, वो फिजिकल मॉडलिटीज हम यूज करते हैं, उसमें काफी मशीन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, और ज्यादा करके जो हमारा ध्यान है वो एक्सरसाइज की तरफ जाता है, कसरत की तरफ जाता है। यानी मैं अगर आपका एक मसल वीक है, आपका एक जो मूवमेंट है बॉडी का, पैर का, वो वीक है, जी जी, इसको हम दवा देके इसमें ताकत नहीं ला सकते जी, या इंजेक्शन देके ताकत नहीं ला सकते। उसकी ताकत एक्सरसाइज से, उस मसल को एक्सरसाइज देके ही उससे आएगा। तो जो बीमारियां एक्सरसाइज ना होने की वजह से होता है जी, राइट, या जो आपके बदन में कोई भी हिस्से पे जो दर्द होता है, वो दर्द को किस तरीके से खूंसा किया जाए जी जी, एक तो तरीका दवाई है, दवाई दिए तो दवाई देने का मतलब ये नहीं होता है कि दर्द आपको नहीं है, दर्द है लेकिन आपको समझ में नहीं आता है। अच्छा, अच्छा। जो उसका जो मैकेनिकल प्रॉब्लम है, दर्द क्यों आता है, वो एक फिजियोथेरेपिस्ट ढूंढ लेता है क्या है, और उसको वो मसल को ट्रेन करता है, या जॉइंट में अगर मूवमेंट कम है उसमें मूवमेंट दिलाता है। फिर आजकल तो जो फिजियोथेरेपिस्ट का स्पेशलिटी काफी आगे बढ़ चुका है। पहले जो हम पढ़ते हैं पहला 5 साल तो वो
एक जनरल फिजियोथेरेपी हो जाता है। जी, जो जी। पोस्ट ग्रेजुएशन में जाता है, कुछ लोग स्पोर्ट्स की तरफ जाते हैं, आजकल काफी डिमांड है उसका। कुछ लोग ऑर्थोपेडिक कंडीशन की तरफ जाते हैं, कुछ लोग जी। न्यूरोलॉजी, जो पैरालिसिस होता Exactly. है, बच्चों का पोलियो है, वो सब चीज है जो स्पेशलिटी की तरफ काफी आजकल कार्डियोलॉजिस्ट लोग ध्यान दे रहे हुए। कार्डियक रिहेबिलिटेशन है, चेस्ट फिजियोथेरेपी है, बेशक। जो लंग्स को पहला समझो एंटीबायोटिक्स देके या दूसरे तरीकों से दवाई में ठीक करते थे, आजकल चेस्ट फिजियोथेरेपी में काफी हम आगे बढ़ चुके फिजियोथेरेपिस्ट लोग, जो लंग्स को क्लियर रखते हैं। जी जी। नेबुलाइजेशन है, काफी दवाई उसमें ऐड करके हम कोशिश करते हैं कि वो सब बलगम बाहर आवे और काफी फर्क पड़ता है लोगों को। कार्डियक रिहेबिलिटेशन में काफी काम हो रहा है, जो भारत में हो रहा है, कि हमें पता है कि हर लोगों को, मेरे हिसाब से तो हर शख्स हम 30-40 उम्र के बाद ये 5-6 प्रॉब्लम से बच नहीं सकते। अच्छा। जैसा हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, फिर स्लिप डिस्क है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिस है, फिर घुटने का जो ऑस्टियोआर्थराइटिस हम बोलते हैं वो है। ये बीमारियों हमें सब लग सकता है, या इसमें से एक तो जरूर लगेगा ऐसा। तो सबका एक दवा होता है, सबका प्रिवेंशन होता है। जी जी। तो एक फिजियोथेरेपिस्ट आपको गाइड कर सकता है। मिसाल के तरफ पे बोलेंगे कि आप के एक शख्स का वजन क्या होना चाहिए जी, तो मैं बताऊंगा कि बहुत सिंपल फॉर्मूला है। आप खड़ा रह के हाइट अपना सेंटीमीटर में लीजिए। समझो अगर आपका हाइट होगा 175 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर, उसको माइनस करिए 100 से। अच्छा। तो अगर 180 आपका हाइट है, तो आपका वजन 80 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा। हालांकि मैं जो लेडीज है उन लोग से कहूंगा कि 105 से माइनस करिए जी, जो बॉडी वो बरकरार रहे जी। तो एक सिंपल चीज है, अगर आप जब भी खड़ा रहोगे देखोगे, और आपको किस हद तक एक्सरसाइज करना चाहिए, एक सिंपल है, जहां तक हो सके आप लिफ्ट का इस्तेमाल मत कीजिए। अच्छा। अगर आप 4 माला एक सांस में चढ़ सकते हो तो आप फिट हो। अच्छा। अगर आप 4 माला एक साथ नहीं चढ़ सकते हो तो जरूरी है कि आप फिटनेस की तरफ ध्यान देके शुरू हो जाइए। नाजरीन, इस प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक मरतबा फिर मैं आपका इस्तकबाल करता हूं और डॉक्टर अली ईरानी साहब से पूछना चाहूँगा कि फिटनेस के कुछ अहम गुर जो आम लोगों के लिए आम जिंदगी में भी आसानी से आदमी कर सके, अगर आप बता सके हमें तो। मैं अगर एकदम खुलासा में बताऊं तो आपको ये पता लगना चाहिए कि जब हम बात करते खाने पीने की जी या एक्सरसाइज की, एग्जैक्टली, उसमें एक जरूरी होता है कि आपको जो पैरामीटर होता है उसको हम कैलोरीज कहते हैं जो खाते हैं। एग्जैक्टली। और 7000 कैलोरी 1 किलो होता है। अच्छा। यानी 7000 कैलोरी जब आप खाओगे तो किसी भी तरीके से, वो 7000 कैलोरी आप आइसक्रीम से, मिठाई से, खाने से, कोई भी चीज से जब आप खाओगे, जब 7000 कैलोरी होगा तो आपका वजन 1 किलो बढ़ा है। जी जी। अब 7000 कैलोरी आप एक दिन में कैसा खा सकते हो? अगर किसी का आप कोई शादी में इनवाइट हो तो एक शादी का खाना हम कहते हैं जो लंच होता है, जो बुफे लंच भी चलता है, शादी का खाना 2500 से लेके 3000 कैलोरी होता है। अच्छा। जिसमें मिठाई भी आ गया और लास्ट में जो आइसक्रीम देते हैं वो भी आ गया। जी जी। और डिनर ले तो वैसे ही 2500 से 3000 कैलोरी। और ब्रेकफास्ट अगर आप 2 पराठा खा लिए तो समझ जाओ कि उसमें भी 1500 से लेके 2000 कैलोरी आ गया। तो ये जब टोटल करोगे तो 7000 कैलोरी, यानी एक दिन में आप 7000 कैलोरी अच्छा ब्रेकफास्ट जो तला हुआ पूरी रेवे या पराठा से लिए, और ब्रेकफास्ट लंच बुफे लंच और बुफे डिनर जो शादी में होता है बनता है। आपको पता है शादी में हर खाना पहला वो लोग तलते उसको फ्राई करते हैं फिर बनाते कि उसमें टेस्टी हो गए। तो एक ये तरीका होगा, ये 7000 कैलोरी हो गया, नहीं वो दिन आपका वजन 1 किलो बढ़ गया। पर 7000 कैलोरी जलाने के लिए आप खा लिए, पर उसको जलाने के लिए, यूज करने के लिए आपको 3.5 घंटा दौड़ना चाहिए अपहिल चढ़ान पे। या अल्लाह। तो आप जब जाके उसको हजम करते हैं तो आपका दिमाग में ये होना चाहिए जो आप खाते हो वो जलाते हो कि नहीं। अच्छा। उतना इस्तेमाल होता है कि नहीं। और एकदम सीधा सा सादा सा उसका मैं आपको एग्जांपल दूंगा।
अगर आप रोज 1000 रुपया किस्से में रखते हो जी हाँ। और 300-400 रुपया खर्चा करते हो, हाँ हाँ। तो महीने के एंड में जाके वो बचता है। बेशक बेशक। यानी रोज अगर आप 3000 कैलोरी खाते हो, हाँ हाँ। और आप जलाते हो 2000 कैलोरी, जी, तो 1000 कैलोरी जाके जमता है। जी जी जी। तो जाके अगर जब 1 महीने के बाद देखोगे कि आपका 2 किलो वजन बढ़ चुका है। जी बेशक। जब भी 7000 कैलोरी बचत में आ गया तो आपका 1 किलो बढ़ डिपॉजिट, चुका है। फिक्स तो डिपॉजिट। आप खाने से जब पूरा दिन खाए तो ये देखो कि आप कितना जलाए। बेशक। तो जितना खाते हो उतना जलाते हो कि नहीं, तो आपका वजन मेंटेन रह सकता है। और अगर आपको वजन कम करना है तो आप जो सिलेक्ट करते हो फूड, जी जी। एक चीज जो ध्यान में रखो, जो भी चीज काफी लजीज होता है, हाँ। टेस्टी होता है, हाँ हाँ। उसके कैलोरीज बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा। जैसे आप चिप्स देखिए, आइसक्रीम देखिए, बर्गर्स देखिए, जी जी। फिर जो भी चीज हाँ, फ्राइड होता है, हाँ। तला हुआ रहता है, समोसा, बटाटा वड़ा, जो भी तला हुआ रहता है उसके कैलोरीज काफी ज्यादा रहते हैं। जी हाँ। और जो चीज में कैलोरी कम रहता है उसमें टेस्ट नहीं होता है। अच्छा। तो आप टेस्ट नहीं है तो खाते नहीं हो, और जो चीज टेस्टी है वो खाते हो, तो उससे कैलोरी बढ़ता है। तो वो बैलेंस रखना काफी जरूरी है। पर मेरे हिसाब से अगर हर कोई 45 मिनट तक चल सके, रोज जी चले, लिफ्ट के बदली स्टेप्स पे चढ़ सके, जी जी जी। तो उससे काफी आ, फर्क पड़ेगा। सबसे सीधा बात ये, अगर एक वेइंग स्केल आपके बाथरूम के बाहर होए, हाँ हाँ। तो अगर रोज नहीं तो हफ्ते में एक दफा आप अपने आप को वजन करिए। वजन कर रहे। तो एक हफ्ते में अगर आपका आधा किलो या 1 किलो बढ़ा है, हाँ हाँ। तो जब अगर आप ब्रेक लगाओगे तो ज्यादा अच्छा है। ये बेशक। 6-7 महीना या 1 साल के बाद सडनली आप रियलाइज करते हो कि मेरा 5 किलो वजन बढ़ चुका है, हाँ हाँ हाँ। तो वो उसको लड़ने के लिए काफी टाइम लगता है। पर 1 किलो आज अगर आप वजन देके आपका 1 किलो बढ़ा है, हाँ। तो वही दिन अगर आप कंट्रोल करने लगोगे, कमती खाओगे, तो अच्छा है। और मैं लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आपका ब्रेकफास्ट अच्छा होना चाहिए सुबह का। अच्छा। क्योंकि रात को जब आप रेस्ट लेने के बाद जो सबसे पहला चीज आपका बदन मांगता है या बॉडी का जो डिमांड है वो अच्छा खाना है। जबकि अमूमन होता यह है कि लोग सुबह जो है करते जरा नहीं। सा। काफी लोग, बच्चों तो काफी, मैं कितने बच्चों में देखा हूँ, स्कूल में बच्चे जा रहे हैं स्कूल में बिना ब्रेकफास्ट के, या माँ ने जबरदस्ती दूध पिला दिया या कुछ भी ड्रिंक्स उन लोगों को दे दिया या जूस दे दिया। नहीं, ब्रेकफास्ट अगर अच्छा करे, आप लंच को कैसा भी लीजिए, और डिनर तो एकदम जल्दी लीजिए। आजकल तो बॉम्बे के लोग तो काफी रात को 11-12 बजे खाना खाते हैं। कम से कम 3 घंटा सोने से पहला खाना खाना जरूरी होता है। अच्छा। और रात को जितना कम खाओ, हाँ हाँ। उतना अच्छा है। बस। बोलते हैं कि सुबह का जो ब्रेकफास्ट है हाँ हाँ। वो अकेला खाओ, अच्छा। कि कोई नहीं बांटे। दोपहर का खाना अपने दोस्तों के साथ खाओ, हाँ तो आप बांट सको। हाँ। और रात का खाना दुश्मन के साथ खाओ, तो आपको दे नहीं। नहीं ना दे। तो रात को नहीं खाने के बराबर अगर आप मेंटेन कर सको, मुझे ऐसा लगता है हमको एक दिन में एक ही अच्छा खाना मिलना चाहिए। वो 3 या 4 हो जाता है वो ज्यादा है। तो अगर ब्रेकफास्ट अच्छा लिए तो एक थोड़ा सा लंच या जल्दी डिनर वो ठीक रहेगा। किस तरीके से ये एडवांस हो रहा है और हमारे मुल्क में इसकी अहमियत को किस तरीके से देखा जा रहा है, समझा जा रहा है? जैसा कि मैंने बताया कि एक फिजियोथेरेपिस्ट का ज्यादा रोल होता है, महत्व रोल ये है कि वो प्रिवेंशन की तरफ ध्यान दे। जी। ये जो बीमारियां हम देख रहे हैं, इसमें से काफी बीमारियां रोका जा सकता है। तो मेरा तो एक ही गुजारिश है हर हेल्थ मिनिस्टर से, गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि अभी 140 फिजियोथेरेपी कॉलेजेस आने के बाद जी हम इतने फिजियोथेरेपिस्ट एक्सपोर्ट कर चुके हैं जी। यूएसए में, यूरोप में, इंग्लैंड में। मेरे नानावटी हॉस्पिटल से कम से कम 425 से ज्यादा स्टाफ मेरे आज यूएस में, कम से कम 50 या 60 स्टाफ लंदन में खाली। जी जी जी। तो इतना जब हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से, हाँ हाँ। और अब कॉलेजेस बढ़ रहे हैं, अगर हम ध्यान दें कि हर स्कूल में, हाँ हाँ। हर स्कूल में एक अपॉइंटमेंट होना जरूरी है फिजियोथेरेपिस्ट का, जो बच्चे को स्टार्ट से उन लोग का मसल स्ट्रेंथ, प्रिवेंशन, उन लोग का पोस्चर्स, ये देखा जाए। इवैल्यूएशन फिजियोथेरेपिस्ट से हुए, हर इंडस्ट्री में एक फिजियोथेरेपिस्ट हुए। जो इंडस्ट्रियलिस्ट, जो आदमी काम करता है, अगर वो सही तरीके से खड़ा नहीं रहता है, सही तरीके से अपना काम नहीं, एक प्रोफेशनल हैजर्ड बोलते हैं, उसका प्रिवेंशन हम कर सकते हैं। एयरलाइन वाले देखना चाहिए कि एक फिजियोथेरेपिस्ट अगर फ्लाइट पे हो तो किस तरीके से वो
हर पैसेंजर को एक रिलैक्स पोजीशन दे सकता है। तो अभी तक तो काफी हम लोग वहां तक बढ़ नहीं चुके, लेकिन ये सब जगह है कि एक दिन आएगा जब फ्लाइट्स पे भी फिजियोथेरेपिस्ट रहेगा, हर स्कूल में एक फिजियोथेरेपिस्ट रहेगा, होम फॉर द एजेड। हम जो लोग, जैसा उम्र बढ़ता है और जिस तरीके से साइंस बढ़ रहा है, सबकी उम्र बढ़ रहे हैं, तो सब उम्र बढ़ने के बाद में सबसे पहला जो वीकनेस आता है वो मसल में आता है। बेशक। तो जो जीरियाट्रिक्स हम लोग बोलते हैं, जो बुढ़ापन के लिए फिजियोथेरेपी है, उस पर काफी काम हो रहा है। तो हमारा काम है रोकना, जो हमें पता है कि ये बीमारी लग सकता है, तो उसे रोकना, फिजियोथेरेपिस्ट हमारा मेन। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप ईटीवी के इस प्रोग्राम में आए, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तो जी हाँ, आज से आप हज़ार भी तैयार हो जाइए और अपने आप को फिट रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दुनिया की किसी भी फील्ड में, किसी भी महकमे में आप जाएंगे, अगर आप तंदुरुस्त हैं तो आप सबसे आगे होंगे। और इसी मैसेज के साथ हम आपका आज का ये प्रोग्राम ख़त्म करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। आप हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।